हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर ECO 01 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 4 बिजनेस सर्विसेज यूनिट 13 बैंकिंग के अंदर कुछ टॉपिक है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं। वो कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। बैंकिंग में क्या पढ़ा था, व्हाट इज अ बैंक, फिर उसके बाद पढ़ा था टाइप ऑफ बैंक्स एंड रोल्स ऑफ कमर्शियल बैंक। आज हम पढ़ेंगे बैंकर एंड कस्टमर एंड टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, मोड्स ऑफ मेकिंग पेमेंट, एडवांस क्या होते हैं एंड मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्जेस क्या क्या होते हैं। बैंक हम पे जो चार्ज लगाता है वो किस किस तरह के होते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये हम पिछली वीडियोज में देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बैंकर एंड कस्टमर के बारे में। तो बैंकर क्या कौन होता है? अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु इज डूइंग बैंकिंग बिजनेस, जो क्या कर रहा है, बैंकिंग बिजनेस कर रहा है इन अ बैंकर। ठीक है, इज अ बैंकर, उसको हम क्या कहेंगे, एक बैंकर कहेंगे। उसी तरह से कस्टमर कौन है? जैसे हम नॉर्मली अगर हम बात करें तो अगर हम शॉप पर जाते हैं तो हम कस्टमर कहलाते हैं, लेकिन वो हम क्या है, कस्टमर कहलाए जाएंगे, लेकिन वो बैंक का कस्टमर नहीं है। बैंक का कस्टमर हम जब बनते हैं जब हमारा बैंक के साथ में कोई अकाउंट खुला होता है। अगर बैंक, ये एक पर्सन है, अगर ये नॉर्मल शॉप पे जाएगा, ये मान लो कोई एक शॉप है, तो ये शॉप है, इस शॉप पे जब ये जाएगा तो ये क्या है, इसके लिए क्या है, कस्टमर है। लेकिन अगर ये बैंक में, बैंक का कस्टमर तब कहलाएगा जब इसके पास क्या होगा, एक बैंक का अकाउंट होगा। बैंक का अकाउंट होगा तभी ये बैंक का क्या कहलाएगा, कस्टमर कहलाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, बैंक। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड अ कस्टमर। कस्टमर और बैंकर के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? सबसे पहले हमारे पास है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्या होती है? जब हम बैंक में जाते हैं ना, ये एक पर्सन है और ये मान लो कि एक बैंक है। इस बैंक के साथ में इस पर्सन के साथ, मतलब जब ये अकाउंट खुलवाएगा, अभी हमने देखा पिछले पेज पे कि कस्टमर कौन होता है। तो यहाँ पर देखो, जब इसका ये कोई अकाउंट खुलवाएगा, तो ये जब अकाउंट खुलवा रहा है तो उसके साथ में कुछ अग्रीमेंट, कुछ एप्लीकेशन रजिस्टर, कुछ तो भरेगा ना कुछ तो आपसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है, उसी तरह से तो आपका अकाउंट खुलेगा। तो यहाँ पर ना ये एक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है कि ये जब तक अकाउंट रखना चाहता है तब तक ये रखिएगा। ठीक है, बैंक क्या करता है, एक अग्रीमेंट इससे बनवा लेता है और उसके अंदर काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है इसके बारे में। ठीक है, तो जब तक ये अपना बैंक चाहता है तब तक ये इसमें बैंक में अकाउंट जो है वो रखेगा। बैंक इसको, मतलब अगर ये जो ट्रांजेक्शन है ये नहीं कर पा रहा है, पूरी तरह से ठीक नहीं है पर्सन, ठीक है, अपने बैंक को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो बैंक इसको एक नोटिस देता है, उसके बाद में इसको हटाते हैं। वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है जिसमें अग्रीमेंट होता है कि कितने टाइम तक अपने बैंक में अकाउंट जो है वो रखना चाहता है। उसके बाद है डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप। डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप देखो दो तरह की हो सकती है। जैसे कि अगर बैंक है, हम एक बैंक बना ही लेते हैं, ये एक बैंक है, इस बैंक, अब एक पर्सन है ये, अब ये इस पर्सन को ना डिपॉजिट करना है कुछ, मतलब इसके पास ना पैसा है, काफी सारे इसके पास पैसे ही पैसे है भाई। ठीक है, खूब सारा पैसा है इसके पास। तो अब ये जो पैसा है ना, इसको पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ जाकर मतलब इसको रखे। तो ये क्या करेगा, ये बैंक के पास जाएगा और इसको डिपॉजिट कर देगा। डिपॉजिट किया, अब बैंक क्या है, अब ये बैंक के पास जो डिपॉजिट कर रहा है ना, तो बैंक इसके लिए क्या बन गया, बैंक, ये जो पैसा है, मान लो इसके पास 10K रुपीज है, तो ये जाकर बैंक पे डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, तो बैंक के लिए ये क्या है, 10K रुपीज क्या है, इसकी लाइबिलिटी है, मतलब कभी ना कभी तो इसको वापस करने ही है। तो यहाँ पर बैंक क्या बन गया, इसका डेटर बन गया, और ये क्या है, क्रेडिटर हो गया बैंक के लिए। तो डेटर और क्रेडिटर रिलेशनशिप ये हो गया हमारे पास, क्योंकि ये इसको वापस करेगा। इसके बाद में एक और हो सकता है, कहीं पर क्या हो सकता है, जैसे अगर ये पर्सन है, अब ये पर्सन चेंज हो गया, दूसरा पर्सन आ गया यहाँ पर। अब ये क्या है, इसको ना कुछ घर बनवाना है या कुछ मतलब इसको कोई काम है, या मान लो एजुकेशन करनी है आगे, तो इसको ना कुछ लोन लेना पड़ेगा। तो ये जाकर ना बैंक से क्या करेगा, कुछ उधार ले लेगा, लोन ले लेगा। अब यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप चेंज हो गया। अब ये जो लोन है वो इस पर्सन के लिए लाइबिलिटी बन गई, है ना, इस पर्सन के लिए लाइबिलिटी बन गई। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, डेटर बन गया, और बैंक क्या बन गया इसके लिए, क्रेडिटर बन गया। ठीक है, तो ये डेटर और क्रेडिटर रिलेशनशिप दोनों में चेंज होता रहता है, कभी बैंक डेटर बन जाता है, कभी जो हमारे जिसने लोन लिया है वो डेटर बन जाता है, और कभी जो है ये रिलेशनशिप चलता रहता है। इसको हम डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप कहते हैं। उसके बाद हमारे पास बेली और बेलर रिलेशनशिप। बेली और बेलर रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसे कि फोर से अगर हम यहाँ पर बैंक अगेन बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक चल रहा है, ये बैंक है,
अब ये हमारा कोई एक पर्सन है जिसको हम नाम देते हैं चंपक। ये चंपक है, ये बैंक है। अब ये जो बैंक और चंपक है, यहाँ पर ना चंपक के पास ना काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये मतलब कुछ साइंटिस्ट वगैरह या कुछ कोई एक पर्सन है जो बढ़िया मतलब किसी चीज पे काम कर रहा है, तो इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स है या फिर मान लो कुछ इसकी सिक्योरिटी है या फिर इसके बॉन्ड्स है, कुछ भी है। तो ये ना मतलब बैंक को बता के और करेगा कि ना मेरे को ना ये डॉक्यूमेंट्स अगर मैं घर पे रखूंगा तो हो सकता है कि चोरी हो जाए, तो मैं चाहता हूँ ना इसको ये कोई मतलब इसको कोई संभाल कर रख ले। तो ये जाएगा बैंक के पास में और ऐसी ऐसी बात है बैंक को बताएगा कि मेरे पास ना कुछ डॉक्यूमेंट्स है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास यहाँ पर सबमिट कर लूँ, अगर मैं इसको घर पे रखूंगा तो ये चोरी हो सकते हैं। तो बैंक कहेगा कि ठीक है लाओ मुझे दे दो, तो मैं इसको अपने पास में रख लूंगा। तो ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेफ कस्टडी, ठीक है, एक होती है हमारे पास लोकल कस्टडी। लोकल कस्टडी में और सेफ कस्टडी में क्या डिफरेंस होता है? सेफ कस्टडी में जो ये डॉक्यूमेंट्स है ना इसके बारे में डिस्क्लोज कर देगा कि जो भी मेरे पास जो भी कुछ है वो डिस्क्लोज कर देगा कि ये डॉक्यूमेंट्स इस तरह के। तो अगर वो ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन इसको बताता है बैंक को, तो वो बैंक क्या करेगा अपने पास इसको सेव करके रख लेगा। तो अगर बाद में इन फ्यूचर अगर बैंक से कोई इधर उधर हो जाता है या बैंक में कुछ चोरी हो जाती है, कुछ भी होता है, तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार होगा। इसको हम सेफ कस्टडी बोलते हैं। लोकल कस्टडी वो होती है जब ये पर्सन ये चंपक अगर इसको डिस्क्लोज नहीं करता कि मैं क्या लेकर आया हूँ, क्या है क्या नहीं, बस ये कहता है मेरे को एक लॉकर दे दो मैं अपना सामान रखना चाहता हूँ, तब बैंक इसको एक लॉकर देता है और उसमें ये जाकर रख लेता है सामान। लेकिन अगर इन फ्यूचर को बैंक में कोई चोरी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो अगर ये सामान इधर उधर चला जाता है तो उस केस में बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है, बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। तो इसको हम इसलिए बोलते हैं लोकल कस्टडी। ठीक है, ये दो तरह की हो गई, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रस्टी और बेनिफिशियरी रिलेशनशिप। ट्रस्टी और बेनिफिशियरी रिलेशनशिप में क्या होता है कि अगेन ये भी क्या है, हमारे पास एक बैंक है और यहाँ पर एक पर्सन है। अब ये क्या है, अब इसके पास ना कुछ मतलब सामान है, ज्वेलरी वगैरह है, ज्वेलरी है और भी कुछ मान लो, ठीक है, कुछ चीजें हैं या काफी सारे पैसे हैं। तो ये क्या कर रहा है, बैंक को बोलेगा कि मेरी ये चीज ना संभाल कर रख लो, इन फ्यूचर मुझे ये काम पड़ने वाला है तो मैं ना आपके पास से आकर लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, ये चंपक है, ये अपने सामान को बैंक के पास जाकर सिक्योर करके सिक्योरिटी में रखने जा रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी वैल्यूएबल सामान हो सकता है, इसको वो क्या कर रहा है बैंक के पास में रखने जा रहा है। तो यहाँ पर बैंक क्या है इसका, ट्रस्टी, क्योंकि ये बैंक के ऊपर क्या कर रहा है, विश्वास कर रहा है। उसके बाद में ये जो हमारा हो गया इसको हम क्या बोलेंगे, बेनिफिशियरी। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में क्या होता है कि लेट कि मेरे पास मैं एक कोई भी पर्सन, चंपक ही मान लो, हम चंपक को ही मान रहे हैं, ये चंपक है, ये एक बिजनेसमैन है। इसके पास ना टाइम नहीं होता, इसको कुछ बिल पे करने होते हैं या मान लो इसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल फीस पे करनी है। तो ये मान लो स्कूल है और ये हमारा बैंक। अब ये स्कूल है, ये बैंक है और ये हमारा चंपक है। अब बिजनेसमैन होने के नाते इसके पास ना बिल पे करने का टाइम नहीं है और स्कूल जाने का टाइम नहीं है। तो ये क्या कहता है ना, ये बैंक को कहता है कुछ मतलब बैंक को इन्फॉर्मेशन मतलब बताता है कि मेरे मतलब बच्चे ना स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप ना मंथली उनकी कुछ फीस जाती है, आप उसको ना ट्रांसफर कर दिया करो। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेगा, मान लो कि इसकी 5K रुपीज जो है वो मंथली फीस जाती है, तो ये बैंक से क्या करेंगे अपने आप ही इसको ट्रांसफर कर देगा। बैंक जो है वो स्कूल को हर मंथ या जैसे भी ईयरली या क्वार्टरली किस तरह से फीस जाती है उस हिसाब से ये इसको पे करते रहेंगे। ठीक है, तो ये बैंक से पैसा जाएगा यहाँ से, तो इसको हम प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं ड्यूटीज ऑफ बैंक। बैंक की क्या क्या ड्यूटी है, आपको क्या लगता है बैंक आपके लिए क्या काम करता है? ऑब्लिगेशन ऑफ ऑनर चेक, यहाँ पर देखो क्या है, ऑब्लिगेशन टू ऑनर चेक। यहाँ पर ना जो भी चेक है, चेक हम डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, तो यहाँ जो चेक है वो ना अगर ठीक है, आपका जो चेक है जहाँ पर साइन होते हैं वहीं पर लिखे हुए हैं, ठीक है, जो नेम है वही है, डेट भी ठीक है, तो बैंक के पास
ऐसा कोई मतलब बैंक ना आपके चेक को ऐसे ही वो नहीं कर सकता, डिसऑनर नहीं कर सकता। अगर डिसऑनर कर रहा है तो मतलब वो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। अगर वो डिसऑनर कर रहा है, आपका चेक ठीक है, आपने ठीक सबमिट किया है, लेकिन फिर भी अगर उसको मतलब वो रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, तो बैंक ना इसके लिए आपको कंपनसेशन देता है, ठीक है। अगर वो रिजेक्ट कर रहा है, आपका ठीक चेक है, उसके बाद भी तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो आप मतलब कुछ कंडीशंस हैं, वो आप एक बार बुक में देख लेना क्या क्या कंडीशंस हैं। उसके बाद है ऑब्लिगेशन टू मेंटेन सेक्रेसी, कि जो बैंक है ना वो क्या करता है, हमारी सेक्रेसी को मेंटेन करता है, सिक्योरिटी को, मतलब जो हमारा बैंक अकाउंट है, जिसमें भी हमने बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है जिस भी बैंक में, तो वो क्या करता है, बैंक अकाउंट को सिक्योर रखता है। मतलब जो भी डिटेल है ऐसे ही सबके सामने डिस्क्लोज नहीं करता, चाहे आपके बारे में पूछने आ जाए कोई तो ऐसे ही जाकर नई सारी डिटेल दे देता, ठीक है, कुछ नहीं बताते हैं। बैंक अकाउंट जिस भी पर्सन के लिए होगा तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, सिक्योर करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, क्या, हमारी सेक्रेसी। इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स है कि मतलब कब कब जो बैंक है वो डिस्क्लोज कर सकता है, वो छोटे छोटे पॉइंट्स है, वो एक बार आप बुक में देख सकते हैं। ऑब्लिगेशन टू फॉलो कस्टमर्स इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया था कि ये हमारा क्या है, एक चंपक था, ठीक है, एक पर्सन, और यहाँ पर स्कूल था, और यहाँ पर हमारा बैंक था, बैंक एंड स्कूल। तो यहाँ पर ये क्या है, चंपक ये ऑब्लिगेशन देता है कि मतलब इंस्ट्रक्शन देगा कि जैसे ही जैसे मंथली या कैसे भी कोई भी बिल पे करना है या कुछ भी, तो ये क्या करेगा, इसके बिहाफ पे यहाँ पर पे करेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है कि जैसे जैसे इस पर्सन ने यानी कि इस चंपक ने जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मेरा बिल पे करना होता है मंथली, वो आप इसमें से ले सकते हो, स्कूल फी जाती है या फिर मंथली सैलरी जाती है पर्सन्स की, तो मतलब अगर ये बिजनेसमैन है तो इसके पास इतना टाइम है नहीं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये किसको देगा, बैंक को देगा। तो बैंक इसके बिहाफ पर स्कूल में पे करेगा या फिर मान लो कोई बिल पे करेगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो बैंक है वो करता है, ठीक है। या फिर LIC, मान लो इसने LIC खुलवाई हुई है, तो LIC में भी तो मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली या फिर हाफ ईयरली जो भी पे करना होता है वो इसके बिहाफ पे करेगा, ठीक है, पेमेंट। अगर बैंक इसके बिहाफ पे, इस चंपक के बिहाफ पे, अपने कस्टमर के बिहाफ पे अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो उसको ये अलाउ है, ठीक है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन उसकी फॉलो करनी होती है। ऑब्लिगेशन टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ऑब्लिगेशन होता है कि जो भी हमारा कस्टमर है उसके बिहाफ पे बैंक क्या करता है, बैंक सारी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखता है कि कब किसने इतना पैसा लिया है, कब इसने दिया है, ये सारे रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन करके रखता है। उसके बाद है ऑब्लिगेशन टू गिव एन नोटिस बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट। अब ये जो बैंक है ना वो कभी भी हमारी जो भी, अगर मान लो कि एक पर्सन है और बैंक है, तो इन ये जो बैंक है हमारा, बैंक अगर हमारे अकाउंट को डिस्क्लोज करना चाहता है तो उस टाइम पे ये अगर पर्सन है ये मेंटेन नहीं कर पा रहा, मतलब कि इसके पास में काफी मतलब जाता नहीं है बैंक में, बहुत बहुत साल हो जाते हैं, 3-4 महीने हो गए, 5-6 साल हो गए, या बैंक में जा ही नहीं रहा, इसका कोई काम ही नहीं पड़ रहा, तो बैंक क्या कहेगा कि ऐसे पर्सन को रखने से अच्छा मैं इसको एक नोटिस भेज दूं कि भाई हम ना आपका अकाउंट जो है वो बंद करना चाहते हैं, तो बैंक क्या करेगा, इसको एक नोटिस भेजेगा, ठीक है। और ये बताना जरूरी होता है, ऑब्लिगेशन टू गिव नोटिस बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, दैट इज राइट ऑफ बैंक, कि क्या क्या राइट होते हैं बैंक के। और बैंक क्या करता है, राइट ऑफ जनरल ली। ली का मतलब होता है कि किसी भी चीज को अपनी कस्टडी में रखना। क्या होता है, किसी भी चीज को अपनी कस्टडी में रखना यानी कि रिटेन करके रखना। जैसे कि मान लो ये एक पर्सन है और ये हमारा है बैंक है। अब इस पर्सन को ना मतलब इसने ना बैंक से लोन लिया हुआ है, तो जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखने के लिए कहता है, ठीक है। तो बैंक से इसने क्या लिया है, बैंक ने इसको दिया लोन, ये लोन लेने के लिए बैंक के पास गया था, तो बैंक ने बोला कि कुछ सिक्योरिटी भाई तुम मेरे पास जमा करो, ऐसे ही मैं तुम्हें बैंक में लोन नहीं दे सकता। तो इसने बोला कि मेरे पास कुछ ज्वेलरी रखी है, तो आप ना एक काम करो, ये ज्वेलरी जो है ये अपने पास में रख लो। इसने ज्वेलरी ले ली बैंक ने, तो ये जो ज्वेलरी थी ना ये बैंक ऐसे इसको रिटेन करके रखेगा, संभाल कर रखेगा जब तक अगर ये पर्सन इसको पैसे नहीं दे देता, ठीक है। तो जब ये लोन इसको दे देगा तो ये रिटेन करके रख रहा है अपने पास में, ऐसे ही जाकर नहीं बेच देगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट ऑफ जनरल ली। अब उसके बाद है राइट ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ में क्या है कि मान लो इस तरह से है, एक चंपक है, इसके पास अकाउंट दो हैं, एक अकाउंट फिर दूसरा अकाउंट, दो अकाउंट है एक ही पर्सन के, चंपक के नाम से, और एक ही बैंक में।
तो बैंक ना इसमें मान लो कि इसने लोन ले रखा है तो इसका पैसा माइनस में जा रहा है, इसका पैसा जा रहा है प्लस में, यानी कि यहाँ पर ये पैसा जमा कर रहा है और यहाँ पर पैसा निकाला हुआ है इसने, ठीक है, यहाँ पर इसने डिपॉजिट किया है, यहाँ से इसने लोन ले रखा है। तो बैंक के पास ना ये राइट होता है कि अगर ये पर्सन, ठीक है, इस हालत में है कि एक जगह से निकाल रखा है और एक जगह जमा कर रखा है, तो बैंक क्या करेगा, इन दोनों को मर्ज कर देगा, यानी कि इन दोनों को प्लस कर देगा, एक साथ जोड़ देगा। उसके बाद में जो भी अमाउंट बचेगा वो बैंक देखेगा कि इस पर्सन का बैलेंस क्या रह गया है, इसको इस चीज का राइट है, द राइट ऑफ सेट ऑफ, इसको हम राइट ऑफ सेट ऑफ बोलते हैं। अब राइट है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। यहाँ पर देखो क्या है कि मान लो यहाँ एक पर्सन वही चंपक है, इसका अकाउंट 1 है, फिर अकाउंट 2 है, फिर अकाउंट 3 है, 3 अकाउंट इसने खोले हुए हैं और तीनों से लिया हुआ है इसने लोन। ये बैंक है। अब बैंक के पास इसने ना पैसा जमा किया, सिर्फ पैसा देने के लिए आया ये, ठीक है, इसने पैसा भेजा बैंक के पास में। अब बैंक को इसने बताया नहीं कि मैं इसके लिए देने आया हूँ, फर्स्ट वाले अकाउंट के लिए, सेकंड लोन के लिए, या थर्ड लोन के लिए, या दोनों के लिए मर्ज करके देने आया हूँ, या पहले वाले लोन के लिए किस तरह से देने आया हूँ, तो इसने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो बैंक को तो भाई ये समझने का अधिकार है ना कि ये मेरे को बताओ किसके, मतलब किसके बिहाफ पे मैं ये फर्स्ट लोन के बिहाफ पे सबमिट करूँ, या सेकंड लोन के बिहाफ पे सबमिट करूँ, या थर्ड लोन के बिहाफ पे सबमिट करूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन भी बैंक को बताई होनी चाहिए, ठीक है, किसके द्वारा, चंपक के द्वारा। अगर ये बताता नहीं है तो इसके अंदर भी बैंक के पास में कुछ कुछ है पॉइंट जिसके हिसाब से वो करता है, इसको एडजस्ट करता है, ठीक है, वो एक बार आप बुक में देख सकते हैं। राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन, ठीक है, राइट करता है कि चार्ज करे वो इंटरेस्ट या फिर कोई भी कमीशन, बैंक के पास ये राइट होता है हमें, मतलब कि अगर इंटरेस्ट दे भी सकता है बैंक, ठीक है, और जब हम लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज भी करता है, ठीक है, हमें कमीशन भी देता है। राइट टू क्लोज द अकाउंट, ठीक है, अब ये भी क्या है कि अगर कोई पर्सन है, अब वो पर्सन जो है बैंक से मतलब ट्रांजेक्शन नहीं करता है, काफी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए, बैंक से ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहा है, तो बैंक के पास ये राइट है कि वो उसको नोटिस भेजेगा और उसके बाद में उसका अकाउंट जो है वो बंद कर देगा, क्लोज कर देगा। तो ये थे राइट ऑफ अ बैंक। अब है टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, तो दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइम डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, टाइम डिपॉजिट में रिकरिंग अकाउंट होता है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। डिमांड डिपॉजिट में सेविंग फंड अकाउंट होता है और करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है। एक एक बार इनको देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये एक पर्सन है, ये कंफ्यूज है कि मैं बैंक, मेरे पास ना पैसा तो है, इसके पैसे तो इसके पास हैं, पर इसे पता है कि मेरे पास ये मान लो 20,000 रुपए है इसके पास, और ये 20,000 रुपए ना मेरे अभी कुछ टाइम तक बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले, लेट्स से कि 5 ईयर तक मेरे ये किसी काम के नहीं है, इन फ्यूचर मुझे लगता है कि हाँ मेरे को ये काम आएंगे, तो ये क्या करेगा, फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर इसको लगता है कि 5 ईयर तक मुझे ये पैसा काम नहीं आने वाला, क्योंकि अभी मेरे पास इतना इनफ है कि मैं कमा लेता हूँ कि मेरा गुजारा चल रहा है, लेकिन 5 साल के बाद शायद मुझे मैं रिटायर हो जाऊंगा या कुछ भी, तो मुझे 5 साल के बाद में इस पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, फिक्स डिपॉजिट करा देगा। फिक्स डिपॉजिट में बैंक इसको इंटरेस्ट देता है, काफी अच्छा इंटरेस्ट देता है, ठीक है, तो यहाँ पर जाकर वो फिक्स डिपॉजिट करा सकता है। अब उसके बाद एक दूसरा पर्सन है, ये क्या है, इसकी सैलरी आती है महीने में। अब ये सैलरी आती है ना, तो इस सैलरी से मान लो कि ये 20K रुपीज मंथली कमा रहा है, इसमें से 15,000 रुपए इसके खर्चे हो जाते हैं, लेकिन 5,000 रुपए हर महीने बच जाते हैं, ठीक है, जो सारा खर्चा लगा के 15,000 रुपए ये टोटल खर्चा कर लेता है, लेकिन 5,000 रुपए इसको बच जाते हैं। तो ये क्या करेगा, 5,000 रुपए की मंथली, मतलब 5,000 रुपए, या हाँ 5,000 रुपए ही मान लो, तो 5,000 रुपए इसको मंथली बच रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये सोच रहा है कि ना मेरे पास इतना अमाउंट हर मंथ बच जाता है, तो मैं ऐसा करता हूँ, बैंक में अगर मैं सेविंग अकाउंट खुलवाऊंगा तो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और फिक्स डिपॉजिट करने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं है, पर मंथली इनकम आ रही है धीरे धीरे करके, तो वो क्या करेगा, 2 साल या फिर 3 साल के लिए आरडी खुलवा लेता है, ठीक है, जिसको हम रिकरिंग अकाउंट बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आरडी खुलवा लेगा, इस आरडी में 2-3 साल तक ये इसको पैसे को जमा करता रहेगा, जैसे 5,000 एक, मतलब एक बार में, फिर 5,000 2 बार में, ऐसे ऐसे करके ये इसको जमा करता रहेगा। उसके ऊपर बैंक इसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, ठीक है। इन दोनों का इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम रेट पे होता है, लेकिन बैलेंस में डिफरेंस इसलिए आता है कि अगर ये 10,000 रुपए फर्स्ट मंथ में
सबमिट कर कर आ रहा है, तो यहाँ पर इसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ पर इंटरेस्ट पहले में इसने 5,000 किया, दूसरे में 10 होगा, फिर इस हिसाब से उसका जो अमाउंट है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इनका जो मतलब जो लास्ट में पैसा मिलता है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके बाद है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है कि एक पर्सन है, अब इसके पास ना पैसा है, पर ये ना कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहता कि अगर ये एफडी खुलवा लेगा तो भाई इसको 5-6 साल तक तो उसमें पैसा जमा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं चाहता कि मेरे को एक बार पैसा जमा कर दिया तो फिर मैं उस पर निकाल ही ना सकूं। तो ये क्या खुलवाएगा, सेविंग फंड अकाउंट खुलवाएगा। ठीक है, जिसमें इसको बैंक थोड़ा बहुत चार्ज मतलब इंटरेस्ट देता रहता है। ठीक है, पर इंटरेस्ट यहाँ पर थोड़ा कम होता है सेविंग फंड अकाउंट में, और इसका जब मन करेगा ये जमा कर लेगा और जब मन करेगा निकाल लेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारी मतलब जब पैसा निकालते हैं तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होती है कि हाँ किसी अकाउंट से हम कितना पैसा निकाल सकते हैं, यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन होती है, और कहाँ से कितना निकाल सकते हैं, बस यही। उसके बाद है हमारे पास करंट डिपॉजिट अकाउंट। मान लो कि ये जो बिजनेसमैन है, अब बिजनेसमैन को तो डेली लाइफ में बहुत सारा खर्चा करना होता है, तो इसको ये है कि ये सेविंग अकाउंट में नहीं खुलवा सकता, क्योंकि इसको तो भाई डेली लाइफ में बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। कभी सैलरी देनी है, कभी मशीनरी लानी है, कभी रॉ मटेरियल लेकर आना है, तो बहुत सारे इसके खर्चे होते रहते हैं। तो जब ये सेल करता है, ठीक है, तब इसके पास पैसा आ गया, और जब ये परचेज करने जाएगा तो इसको काफी सारा पैसा लगेगा। तो यहाँ पर ना ये इसको इंटरेस्ट मिलता नहीं है, मतलब करंट डिपॉजिट अकाउंट में नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि कितना पैसा आप जमा कर रहे हो और कितना पैसा निकाल रहे हो, इसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। कितना भी बैंक से जाकर ले सकते हो और कितना भी उसको दे सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। इसको हम करंट डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोड ऑफ बैंक मेकिंग पेमेंट। एक होता है चेक से हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, एक होता है ड्राफ्ट बनवाकर भेज सकते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि अगर आप चेक से डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट है वो नहीं हो पा रही है, तो आप ड्राफ्ट बनाकर लेकर जाते हो, है ना, बैंक से, और उसके बाद में जाकर उसमें यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हो, तब आपकी फीस सबमिट होती है। और उसके बाद हमारे पास में है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि बैंक मतलब जो वो पर्सन है, मतलब ये मान लो चंपक है, ये चंपक क्या करेगा, कुछ ना कुछ बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा कि मेरे बिहाफ पर आपको मेरी LIC की फीस, मतलब LIC जो है मंथली भरनी है, या फिर मेरी जो कोई बिल है वो मंथली पे करना है, क्वार्टरली या 6 मंथ, किसी भी तरह से हो सकता है वो। ठीक है, बैंक इसके बिहाफ पर कहीं और पे जाकर पे करेगा। ठीक है, इसको हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांस। एडवांस में क्या होता है, बैंक हमें लोन देता है, लोन आप सबको पता ही है। ओवरड्राफ्ट मतलब कि जितना हमारा है कि बैंक से हम इतना पैसा निकाल सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा निकालने की फैसिलिटी मतलब हम बैंक से निकाल रहे हैं तो उसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। बाद में पैसा हमें देना पड़ता है विद इंटरेस्ट के साथ में। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है कैश क्रेडिट, की बैंक से हम क्या कर सकते हैं, कैश में पैसे निकलवा सकते हैं। उसके बाद है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है कि मान लो कि एक पर्सन है और एक दूसरा पर्सन है, अब इसने इससे कुछ परचेज किया है ऑन क्रेडिट, अब इसने क्रेडिट पे परचेज किया है, तो ये ना एक इससे कुछ साइन करा लेता है, BR मतलब बिल रिसीवेबल। इसके लिए बिल रिसीवेबल होता है, इसके लिए क्या होता है, बिल पेबल। तो ये ना बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन करा लेता है। उसके बाद में ये जो बिल है, अब इस पर्सन को, ठीक है, जिस ये हमारा पर्सन था X, ये हमारा पर्सन था Y। अब इसने इससे जो ये बिल रिसीवेबल साइन कराया, बिल रिसीवेबल यानी कि इसके लिए, और बिल पेबल यानी कि इसके लिए, जिसने परचेज किया है और इसने क्या किया है, सेल किया है। ठीक है, इसने इसको सेल किया है गुड्स। तो यहाँ पर क्या है, परचेज किया है क्रेडिट पे, तो यहाँ क्या करेगा कि ये जो हमारा Y है, इसने बिल ऑफ रिसीवेबल साइन करा लिया, लेकिन इसको ना, अब ये जो सामान है इसने तो बेच दिया, अब इसको सामान खरीदने के लिए भी तो जरूरत पड़ेगी ना पैसे की। तो ये पैसा, ये जो पैसा है ये जाएगा, ये ना बिल रिसीवेबल को कहाँ लेकर जाएगा, बैंक में लेकर जाएगा, और बैंक को कहेगा कि भाई मुझे ना अभी पैसे की जरूरत है, तू मेरा जो ये BR है ना ये तू सबमिट कर ले, रख ले अपने पास में, और मुझे ना कुछ पैसे दे दे ताकि मैं अपना सामान जो है वो परचेज करके ला सकूं जो मैंने सेल किया है ना, उसी के और भी तो बढ़ाएगा ना वो अपनी सेल्स को। तो यहाँ पर ये बैंक क्या करेगा,
कि इसने हाँ 20,000 रुपये, मान लो कि इसने 20,000 रुपये का जो बिल रिसीवेबल है वो इसने दिया है इसको बैंक को, तो बैंक इसमें से कुछ परसेंट जो है वो अपना काट लेता है। उसके बाद में जो इसकी ड्यू डेट है, मान लो कि 2 मंथ बाद में ये पे करने वाला था, तो ये जाकर कहाँ पे सबमिट करेगा, बैंक में सबमिट करेगा, और इसको कितने रुपए करने पड़ेंगे, 20,000 रुपये सबमिट करने पड़ेंगे। और इसमें से जो इसका परसेंटेज होगा 2,000 रुपये मान लो, तो इसने 2,000 रुपये ये बैंक की इनकम हो जाएगी यहाँ पर, और 18,000 रुपये बैंक इसको उस टाइम पे पे कर देगा। ठीक है, ये जो 2 मंथ बाद जो इसकी ड्यू डेट होगी उससे पहले, यानी कि जो हमारी मेच्योरिटी की डेट होगी उससे पहले ये काम हो रहा है। ठीक है, मतलब ये जो परचेज किया उसके 2 मंथ बाद ये ड्यू मतलब देने वाला था, लेकिन अगर उससे पहले इस पर्सन को काम पड़ गया तो ये कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा उस बिल रिसीवेबल को देने के लिए, पैसा लेकर घर आ जाएगा, अपना सामान अपना काम करेगा। और ये जो पर्सन है जिसने इसे क्रेडिट में परचेज किया था, ये बैंक को बाद में 2 महीने बाद में जाकर दे देगा। ठीक है, इसको हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोलते हैं। ठीक है, ये जो 2,000 रुपये हुए थे ये हमारा क्या हुआ, बैंक ने अपने लिए काट लिया, इसको हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोलते हैं। ओके, नाउ है हमारे पास मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्जेस, कि किस किस तरह के जो चार्जेस होते हैं वो बैंक हमसे लेता है। एक होता है प्लेज, एक होता है हाइपोथेटिकेशन, और होता है मॉर्गेज। मॉर्गेज और प्लेज सब कुछ देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देखो मॉर्गेज क्या होता है। मॉर्गेज हमारा सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है। ठीक है, इस ये किस में लगता है, जो हमारी मूवेबल गुड्स होते हैं ना उसके अंदर लगता है। और ये होता कैसा है वो भी देख लेते हैं, अप्लाई होता है। अब यहाँ मान लो एक बैंक है, ये अभी हम प्लेज की बात कर रहे हैं, और ये है हमारा एक पर्सन चंपक। इसने कुछ गुड्स खरीदे, ठीक है, मतलब बैंक से कुछ भी इसने लिया, और बैंक से क्या ये लेगा, लोन लेगा, है ना, बैंक से इसने लिया लोन, तो बैंक ने इससे रखवा लिया कुछ गुड्स। ठीक है, अब ये जो गुड्स है ना, ये अगर बैंक को ये लोन नहीं दे पाया, ये फेल हो जाता है, मतलब बैंक को पे नहीं कर पाया, तो यहाँ पर ये जो गुड्स है उसका अधिकार किसके पास चला जाता है, उसका ऑनरशिप चला जाता है बैंक के पास में। तो बैंक अगर इसके फेल होने पर इन गुड्स को बेच सकता है, बेच देगा, और उसके बाद में जो भी इसका पैसा होगा वो उससे कमा लेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्लेज। अब उसके बाद है हाइपोथेटिकेशन। हाइपोथेटिकेशन भी कुछ इसी तरह का होता है। ये कब डिफाइन है, कहां पर, सेक्शन 2 ऑफ सफारसी एक्ट 2002 में डिफाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये बैंक है, ये हमारा बोरोवर है, इसने कुछ लिया है लोन, लोन मांगता है ये बैंक से। ठीक है, उसके बाद में इसको करनी है कार परचेज। इसको जो ये कार परचेज करनी है ना, अब इसने बोला कि मुझे ना एक कार परचेज करनी है या घर परचेज करना है, जो कुछ भी है, तो यहाँ पर ना इसको कार परचेज करनी है। ये कब लगता है, ये मूवेबल गुड्स पे लगता है। ठीक है, मूवेबल गुड्स पे लगता है। अब यहाँ से इसको कार परचेज करनी है, कार तो इधर उधर घूम सकते हैं, तो मूवेबल हुई ना, तो यहाँ पर इसने क्या किया, कार परचेज करी, और बैंक से क्या लिया, लोन लिया इसके बिहाफ पे। तो बैंक कहेगा भाई तू मुझसे लोन तो ले रहा है, लेकिन मेरे को कुछ तो देकर जा, कि अगर इन फ्यूचर तू मुझे लोन नहीं दे पाया तो मैं इसको कहाँ से, मैं भी कर्जे में मैं थोड़ी ना फंसूंगा, तो मैं इसको कैसे पूरा कंप्लीट करूंगा। तो वो क्या कहता है कि ये जो कार है ना, इसको तू मेरे पास मतलब जब तक तू मेरे को नहीं भर देता तब तक मेरे पास क्या है, ये कार गिरवी रहेगी, यानी कि गिरवी रहेगी। ठीक है, जब तक मैं इसको रखूंगा, इसका अधिकार मेरे पास है कि अगर तू मेरे को नहीं दे पाया तो मैं इसको ले जाऊंगा और इसको बेच दूंगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकेशन चार्ज। उसके बाद है हमारे पास मॉर्टेज चार्ज, मॉर्गेज, हाँ मॉर्गेज चार्ज। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर मान लो जैसे हम ये ना, ये हम लेते हैं, वैसे ये कहाँ पर डिफाइन है पहले वो देख लेते हैं, सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट
1882 में ये डिफाइन है, ठीक है। क्या? मॉर्गेज लॉ, मॉर्गेज चार्ज, ठीक है, ये यहाँ पर डिफाइंड है। ये कब लगता है? ये फिक्स्ड, या फिर ये बोल लो कि इमूवेबल, जो मूव नहीं कर सकती, मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है। अब मेरे को बनवाना है एक घर, ठीक है, या मैंने एक घर परचेज किया, ठीक है, मैंने सोचा, ये मान लो ये चंपक है, चंपक के पास घर रहने के लिए नहीं है, उसने सोचा कि मैं ये कहाँ से ले सकता हूँ, तो उसको किसी फ्रेंड ने सलाह दी कि तू ना होम लोन ले ले बैंक से, ठीक है, बैंक ना प्रॉपर्टी पे लोन देती है, तो अगर तुझे घर लेना ही है तो तू एक काम कर, तू बैंक लोन ले, बैंक से ना लोन ले ले, होम लोन जिसे हम बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी पे मिलता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी कैसी है? ये प्रॉपर्टी इसको खरीदनी है, तो प्रॉपर्टी कैसी है? इमूवेबल है, मूव नहीं कर सकती, तो ये हमें बैंक जो है वो लोन देगा, लेकिन हमारी जो ये प्रॉपर्टी है वो इसको गिरवी रख लेगा, ठीक है, जब तक हमें, जब तक अगर हम इसका लोन नहीं दे देते, तब तक ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये अपने पास में गिरवी रखता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्गेज। ये भी काफी टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के। अगर आप चाहते हैं कि मैं मॉर्गेज के क्या क्या टाइप होते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो लिखा 4-5 टॉपिक्स हैं वो आप देख लेना, इतना डिटेल में है नहीं आपकी बुक में। अब इसके बाद है अदर बैंक सर्विसेज। बैंक की कुछ सर्विसेज होती है, जैसे कलेक्शन ऑफ मनी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे क्या करता है? कलेक्ट करता है मनी। और लीजिंग, लीजिंग क्या होता है? उधार लेना, ठीक है, उधार, बैंक से हम लीजिंग कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं ना, लोन वगैरह ले सकते हैं। टैक्स कंसल्टेंसी देता है बैंक, और मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इशूइंग क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड भी इशू करता है, ठीक है, तो ये सब हमारी बैंक की सर्विसेज हैं जो हमें बैंक प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारी आज की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 14 के बारे में, बिजनेस रिस्क एंड इंश्योरेंस। तब तक के लिए बाय।